हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर। आज हम लोग करने वाले हैं कोलिजन। जो टॉपिक हमें पढ़ना है, इस टॉपिक का पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, पूरा एक एक थ्योरी डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपका नीट 2022 का जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट हो जाएगा। अगर पहले से जानते हैं तो नॉलेज इनहैंस हो जाएगा, नहीं भी जानते हैं तो आज आप सीख जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोलिजन पढ़ने का। सबसे पहला होता है कोलिजन के बारे में जब पढ़ते हैं तो कोलिजन के क्लासिफिकेशन के बारे में आता है। तो कोलिजन को क्लासिफाई किया जाता है, इसमें बहुत सारा इसका बेसिस होता है क्लासिफाई करने का। दो बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी होता है। कोई एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, मान लेते हैं पहला ऑब्जेक्ट ए है, इसका मास ए में दिया है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट कौन सा दिया है, एम बी दिया है और इसका स्पीड यू भी दिया है। दोनों के बीच में कोलिजन होता है। कोलिजन के बाद जो मास ए में है चलना शुरू कर देता है स्पीड भी ए से, और दूसरा मास चल रहा है एम बी है और ये चल रहा है कितना स्पीड से, भी बी से। तो ये जो कहानी दिया है बिफोर कोलिजन दिया और ये कहानी आफ्टर कोलिजन दिया हुआ है। तो इसके बीच की जो कंडीशन होती है उसमें इसको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग तरीके में। जैसा होता है वन डायमेंशनल कोलिजन, मतलब जिस लाइन पे पहले चल रहा है उसी लाइन पे आफ्टर कोलिजन मूव करे तो कोलिजन को वन डायमेंशनल या फिर हेड ऑन कोलिजन कहा जाता है। अ कोलिजन इन विच द पार्टिकल मूव्स अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वन डायमेंशनल कोलिजन। इसका दूसरा नाम वन डायमेंशनल कोलिजन भी होता है। वहीं पे टू डायमेंशनल कोलिजन या ऑब्लिक कोलिजन जो होता है, इसे क्या कहते हैं, इसमें लाइन ऑफ मोशन जो होता है ना चेंज कर जाता है। ऑब्लिक कोलिजन की बात करते हैं तो इसमें एक ऑब्जेक्ट ऐसा चल रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसा चल रहा है। और आफ्टर कोलिजन क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट आपका कुछ इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ मोशन होता है वो चेंज कर जाता है। तो कोलिजन इन विच द पार्टिकल मूव्स इन द सेम प्लेन बट इन डिफरेंट एंगल बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, तो इसको बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। दूसरा होता है कि काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन के बेसिस पे इसको क्लासीफाई करेंगे तो एक इलास्टिक कोलिजन होता है, एक इन इलास्टिक होता है और परफेक्टली इन इलास्टिक होता है। तीन कैटेगरी का कोलिजन होता है। मोस्ट ऑफ द कोलिजन इन इलास्टिक होता है, जो कि ना परफेक्टली इलास्टिक ना इन इलास्टिक के बीच में होता है। लेकिन एक एक करके डेफिनेशन पढ़ते हैं। कोलिजन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप कोलिजन पढ़ते हैं, किसी भी कंडीशन में बात करते हैं, तो ये एक हो जाता है कोलिजन में हमारा लीनियर मोमेंटम हो जाता है, बहुत ही डिसाइसिव फैक्टर हो जाता है, और दूसरा हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी तरह का कोलिजन पढ़ेंगे तो उसको कैटेगराइजेशन करने के लिए यही दो पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, कोलिजन को जब इलास्टिक बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। पहले और बाद में जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है वो सेम होता है। वहीं पे इन इलास्टिक में कोलिजन जब होता है तो इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। ये वैल्यू क्या करता है, चेंज कर जाता है। तो इसको बोलते हैं क्या, इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। और परफेक्टली में क्या होता है, चिपक जाता है दो, और मैक्सिमम लॉस होता है। The collision in which particles stick together after the collision is called the perfectly inelastic collision। और इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। मतलब दो ऑब्जेक्ट टकराया और दोनों एक साथ चिपक के साथ करना मोशन शुरू कर दिया। जैसे बाइक ट्रक में धक्का मारा, बाइक चिपक गया ट्रक में, आगे की तरफ जा रहा है। समझ रहे हो, ऐसा टाइप के कुछ मतलब एग्जाम्पल सोच सकते हैं। तो कोलिजन ऐसा होना है कि जिसमें कोलिजन के बाद दोनों बॉडी आपस में क्या करे, स्टिक कर जाए, चिपक के चलना शुरू कर दे, उसे कहते हैं हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो ये कोलिजन का क्लासिफिकेशन हुआ। अगला है कि कोलिजन पढ़ने के लिए आपको डिफाइन करना पड़ता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन करना पड़ता है। इसको स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। तो स्मॉल ई क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है आपका चला है, स्पीड कितना है, यू ए है और मास इसका एम ए हो गया, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम बी है और चल रहा है स्पीड कितना से, यू बी से। जब कोलिजन हो जाता है तो जो एम ए मास है चलना शुरू करता है वी ए स्पीड से, और वहीं पर जो मास एम बी है ये चलना शुरू कर रहा है कितना स्पीड से, भी बी स्पीड से। जिस पे देखेंगे तो ये कहानी कहाँ का दिया है, ये कहानी है मेरा बिफोर कोलिजन का है, मतलब अभी कोलिजन नहीं हुआ है। और ये है जब कोलिजन आपका हो गया है, दैट इज़ द आफ्टर कोलिजन। जब एक बार कोलिजन हो गया है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक दूसरे से दूर जाएगा तो सेपरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाता है पहले केस में। तो अप्रोच करेंगे तो कितना हो जाएगा, यू ए माइनस यू बी हो जाएगा। और वहीं पे सेपरेशन की बात करेंगे तो सेपरेट कितना कर रहा है, तो सेपरेट कर रहा है बी वाला ज़्यादा है तो भी बी माइनस क्या कर देंगे, भी ए कर देंगे। तो ये हो गया कहानी अप्रोच का और ये हो गया सेपरेशन का। न्यूटन एक्सपेरिमेंट किए तो उनको पता चला कि जो सेपरेशन का वैल्यू है, जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता है अप्रोच के जो वेलोसिटी है इसके मैग्नीट्यूड से। मतलब सेपरेशन का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो अप्रोच से लेस होगा और एट मैक्स इक्वल हो सकता है। और यही जो रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट जो होता है, इसका रेशियो को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और जो ई होता है ना, इसका वैल्यू कितना हो सकता है, इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ई बराबर 0 है तो इसका मतलब कोलिजन कैसा दिया है, तो ये कोलिजन दिया है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है। वहीं पे E बराबर 1 दिया है तो ये किसको डिनोट करता है, तो ये डिनोट करता है आपका
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को ये डिनोट करता है, समझ गए। वहीं पे रेस्टिट्यूशन का एक और डेफिनेशन होता है, इम्पल्स ऑफ रिकवरी बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। रिकवरी क्या हो गया, बाद का हो गया तो आर डी टी, मतलब एफ डी टी होता है, रिकवरी का फोर्स आर हो गया तो आर डी टी का इंटीग्रेशन बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन का फोर्स डी से डिनोट करते हैं तो डी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इम्पल्स ऑफ रिकवरी बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन है, इसका रेशियो निकालिएगा तो ये मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है कि टेनिस बॉल बाउंस डाउन अ फ्लाइट स्टेयर्स स्ट्राइकिंग ईच स्टेप इन टर्न्स एंड रिबाउंडिंग टू द हाइट ऑफ द स्टेप, इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज डी देन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, तो इस सरफेस को अगर देखेंगे सही से विजुअलाइज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे ऐसे टकरा रहा है और टकराने के बाद इधर उड़ जा रहा है। तो टकराने के पहले कितने हाइट से आ रहा है, ऊपर से 2D से आ रहा है, और टकराने के बाद कितना हाइट जा रहा है, D जा रहा है। तो V1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। h हाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वेलोसिटी कितना होता है, √2gh ना होता है। तो v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2g हो जाएगा, और हाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। वहीं पे v2 की बात करेंगे तो 2gh ना हो जाएगा तो √2g इंटू डी हो जाएगा। अब इसमें बात करना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। और सीरीज से टकरा के जब ऊपर उड़ा तो यही ना सेपरेशन हो जाएगा v2, और टकराने से पहले आया अप्रोच हो जाएगा। तो सेपरेशन कितना होगा, √2g इंटू डी, और अप्रोच हो जाएगा √2g इंटू कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2 आ जाएगा इसका वैल्यू। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/√2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/√2। बहुत बढ़िया सा सवाल था, आराम से बन गया। अब देखते हैं कि कोलिजन जो होता है इसमें क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन बोला जाए या फिर इनइलास्टिक, दोनों का नाम सेम होता है। इसमें ई का वैल्यू 0 होता है, इसमें बॉडी जो भी कोलिजन करता है वो क्या करता है, ये स्टिक कर जाता है, एक दूसरे में चिपक जाता है। वहीं पे कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक दिया है तो इसके लिए ई का वैल्यू 1 हो जाता है, और परफेक्टली इलास्टिक वाले में क्या हो जाता है, एक और बात याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी जो होता है कैसा होता है, कंजर्व्ड हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, तो किसी भी तरह का कोलिजन हो, किसी भी तरह का कोलिजन हो, काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा कंजर्व हो जाएगा। तो हेड ऑन कोलिजन है तो इसमें सबसे पहला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लिखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट है कोलिजन कर रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन हो जाएगा, जैसे मास ma है, यूए से जा रहा है, mb भी दिया है और बाद में यूए और पहले का यूए एन यू भी दिया है, तो मोमेंटम फाइनल और इनिशियल के बराबर कर देंगे। और दूसरा होता है कि जब कोलिजन हुआ यहाँ पे, तो कोलिजन के केस में हमने देखा ना इक्वेशन यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, तो यहाँ सेपरेशन का वैल्यू अगर लिखना पड़े बी बी माइनस बी ए तो कितना हो जाएगा, जाके ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई इंटू कितना हो जाएगा, यू ए माइनस यू बी ना हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन होता है ना किसी भी तरह के कोलिजन में आपका एप्लीकेबल है, चाहे वो कोलिजन इलास्टिक है या कोलिजन इनइलास्टिक है। तो ये दो चीज़ तो हर एक में लग जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसका कंजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में लगता है, इनइलास्टिक में नहीं लगता है। लेकिन ये जो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन है ये सब में एप्लीकेबल है, किसी तरह का कोलिजन हो ये जो रूल है आपका लग जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में कोई भी ऑब्जेक्ट है इसके कैसे वेलोसिटी निकालते हैं। जैसे कि मान लिया पहले एक बिफोर कोलिजन है, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। मास m1 है, u1 से जा रहा था, m2 जा रहा था u2 से, दोनों में कोलिजन हुआ, कोलिजन की वजह से m1 चला v1 से और m2 चला v2 से। तो ये कोलिजन कैसा दिया है, इलास्टिक कोलिजन दिया है। ये दिया है कोलिजन कैसा है, इलास्टिक दिया है। इलास्टिक कोलिजन में क्या हो जाता है, इसमें मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, मतलब फाइनल मोमेंटम का वैल्यू इनिशियल मोमेंटम हो जाता है, और दूसरा हो जाता है काइनेटिक एनर्जी का फाइनल वैल्यू बराबर क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल वैल्यू। ये भी दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, यहाँ पे m1 v1 हो जाएगा प्लस दूसरे का कितना हो जाएगा, m2 v2 हो जाएगा, और पहले कितना है m1 u1 है और प्लस में कितना है m2 u2 दिया है। इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल वैल्यू, और काइनेटिक एनर्जी का फाइनल वैल्यू कितना है, m1 है v1 स्क्वायर है प्लस दूसरे का कितना है m2 है v2 स्क्वायर दिया है, और जो पहला वाला दिया है इसका कितना है हाफ m1 u1 स्क्वायर दिया है प्लस में कितना हो जाएगा हाफ m2 u2 स्क्वायर दिया है। इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब सॉल्व करेंगे ना तब जाके आपका इक्वेशन v1 एंड v2 का वैल्यू है ये मिल जाएगा। इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करने से v1 का वैल्यू मिल जाएगा ये,
अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि ये जो कोलिजन हमने लिया कैसा कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। तो इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो जनरल सा कंडीशन दिया है यहाँ पे जो कोलिजन ये कंडीशन दिया है किसके लिए, ये आपका इन इलास्टिक के लिए। इलास्टिक के लिए जब ई बराबर 1 पे हम बात करते हैं तो उस केस में हो जाता है यहाँ पे V1 का जो वैल्यू हो जाता है ये कितना हो जाता है, कलर बदल ले ताकि देखने में आपको दिक्कत नहीं हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाता है M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है M1 प्लस M2 हो जाता है इंटू E1 हो जाता है, प्लस में कितना हो जाता है 2M2 होता है डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है M1 प्लस M2 इंटू कितना हो जाता है U2 हो जाता है। वहीं पे देखेंगे V2 की बात करेंगे तो V2 बराबर कितना हो जाता है M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है M2 प्लस M1 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा U2 हो जाएगा, और साथ ही लिखेंगे तो 2M1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा E1 हो जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो E1 और U2 का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होकर आपको मिल जाएगा। अब लेकिन यहाँ से ज़रा ध्यान देंगे तो पता चलेगा आपको कि अगर कोलिजन कैसा हो जाए, कोलिजन मेरा इन इलास्टिक दिया है, ये किसके लिए है, ये दिया हुआ इन इलास्टिक के लिए। तो इन इलास्टिक में क्या करते हैं, इन इलास्टिक में सबसे पहला काम तो करते हैं तो ये इक्वेशन होगा ही आपका M1 E1 प्लस में क्या हो जाएगा M2 U2 बराबर कितना हो जाएगा M1 V1 प्लस में कितना हो जाएगा M2 V2। ये तो पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा होता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन कितना हो जाएगा V2 माइनस V1 हो जाएगा बराबर E इंटू अप्रोच हो जाएगा, मतलब E1 माइनस U2 हो जाएगा इक्वेशन 2। और इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से V1 एंड V2 का वैल्यू आपका कैलकुलेट हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसी फॉर्मूले में जब E का वैल्यू पुट कर देंगे 1 तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, बिकॉज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जो E होता है कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन होता है उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी है कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोलिजन हो रहा है, किसके लिए बात कर रहे हैं, ये सारे की सारे बातें हो रही है किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन के कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रहा है। ये सारा का सारा बात हो रहा है इलास्टिक कोलिजन के लिए बात हो रहा है, वो भी इलास्टिक कोलिजन कैसा है 1D इलास्टिक कोलिजन दिया है उस केस में ये बातें हो रही है। तो बोलता है कि M1 बराबर M2 है, दोनों मास बराबर हो जाए तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा, दूसरे का वेलोसिटी पहले का हो जाएगा और पहले वाला वेलोसिटी दूसरे का हो जाएगा। मतलब आइडेंटिकल मास के बीच में क्या हो जाता है, इलास्टिक कोलिजन होने से वेलोसिटी का एक्सचेंज हो जाता है, अदला बदली हो जाता है। इसी में अगर दोनों मास कैसा दिया है आइडेंटिकल दिया है और इनिशियल वेलोसिटी सेकंड वाले का 0 है, U2 कितना है 0, तो पहला वाला रेस्ट में आ जाएगा, अब दूसरा वाला मूव करेगा, मतलब जो मोशन कर रहा था वो किस में आ जाएगा रेस्ट में, और जो रेस्ट में था वो मोशन में करेगा, क्योंकि दोनों का मास बराबर है और कोलिजन कैसा दिया है इलास्टिक कोलिजन दिया है। थर्ड है कि M1 बहुत बड़ा है, M1 बहुत बड़ा है, बहुत हेवी मास है, दूसरा वाला रेस्ट में दिया है। मतलब एक ट्रक है, मान लो चलते हुए आता है, छोटा सा साइकिल रखा हुआ है, साइकिल का मास बहुत कम होगा ट्रक के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है कि ट्रक चलते हुए साइकिल को धक्का मारा तो ट्रक का स्पीड बदलेगा नहीं, तो जो M1 है इसका स्पीड E1 कितना रहेगा, वही M1 है उसका फाइनल स्पीड जो V1 होगा उतना ही रहेगा जो पहले था E1 था। लेकिन जो छोटा वाला ऑब्जेक्ट था साइकिल जो था उसका स्पीड कितना हो जाएगा, जो ट्रक का स्पीड है उसका डबल स्पीड उसको मिल जाएगा और उससे वो मोशन करना शुरू कर देगा। वहीं पे दूसरा पॉइंट है कि अगर M2 वेरी वेरी ग्रेटर देन M1 है, मतलब ट्रक है और ट्रक किधर है रेस्ट में दिया हुआ है, M2 बहुत ज़्यादा हेवी और U2 0 है तो ट्रक रेस्ट में, और मान लो साइकिल वाला जाकर धक्का मारा तो तुम्हारे धक्का मारने से ट्रक चलेगा क्या, तो नहीं होगा, तो ट्रक का स्पीड फाइनल अभी भी कितना होगा 0। लेकिन तुम जब धक्का मारोगे ट्रक में तो उस केस में क्या हो जाएगा, जितनी रफ्तार से धक्का मारोगे उतना ही से वापस आ जाएगा। जैसे दीवार में बॉल मारते तो रिबाउंड होकर क्या आता है आपकी तरफ आता है ना, लेकिन दीवार में बॉल मारने से बॉल तो नहीं ना दूर भागना शुरू हो जाता है, ऐसा कभी हुआ है नहीं, कभी नहीं होता है, क्योंकि बहुत हेवियर ऑब्जेक्ट है। तो ये पॉइंट होते हैं, सब केस होते हैं जिसको आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मदद मिलेगी आपको। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ये होता है बाउंसिंग ऑफ बॉल होता है। बाउंसिंग ऑफ बॉल का मतलब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है इसको एच हाइट से अपने गिरा दिया और ये क्या होता है ग्राउंड पे जाके बार बार यहाँ पे टकराता है, अगेन एंड अगेन टकराता है, पहले V स्पीड से आया फिर V1 से रिबाउंड हुआ फिर नीचे आया V1 से आया, और ये करते करते इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन हुआ। तो इसमें जनरल बातें करनी है कि इसका वेलोसिटी कितना होगा एन इम्पैक्ट के बाद। जैसे मान लीजिए पहली बार जब यहाँ टकराएगा तो वेलोसिटी कितना होता है एच हाइट से फॉल करने पर √2gh ना होता है, तो बोलता है कि इसके बाद n नंबर ऑफ कोलिजन हो जाएगा तो वेलोसिटी कितना होता है e की पावर n हो जाता है। आफ्टर n इम्पैक्ट वेलोसिटी का वैल्यू e की पावर n हो जाता है, अंडर रूट कितना होता है 2gh होता है, जहाँ पे e क्या होता है, e होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा कितना हो रहा है, इसका वैल्यू 1/2 है, 1/3, 1/4 कुछ भी होगा दिया रहेगा। तो वेलोसिटी आफ्टर nth इम्पैक्ट कितना होता है e की पावर n √2gh होता है। हाइट जो चलता है वो इसका वैल्यू n इम्पैक्ट के बाद कितना होता है, तो इसका वैल्यू हो जाता है n की e की पावर कितना होता है e की पावर हो जाता है 2n इंटू h हो जाता है, e की पावर 2n होता है इंटू कितना हो जाता है h हो जाता है। जो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट nth इम्पैक्ट के बाद कितना होता है, नॉर्मली कोई ऑब्जेक्ट h हाइट से गिरता है तो टाइम कितना होता है e की पावर सीधा सीधा होता है √2h/g हो जाता है।
यहाँ रिबाउंडिंग हो रहा है, तो रिबाउंडिंग होने के बाद जो इसका टाइम का वैल्यू हो जाता है, टाइम का वैल्यू होता है ई की पावर एन से मल्टीप्लाई कर देना है और अंडर रूट 2g/h लिख देना है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो चलना से शुरू हुआ और एकदम आखिरी तक इन्फाइनाइट तक चला गया, तो ये जो होता है ना जीपी से यूज होता है, कैलकुलेट होता है। तो क्या करना है, एच हेड से गिरने का टाइम लिख दीजिए और इसको 1+e और 1 - e से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल टाइम मिल जाएगा कितने टाइम के लिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा इंपैक्ट किया है, कोलिजन किया है। एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड कितना होता है, टोटल डिस्टेंस होता है डिवाइडेड बाई टोटल टाइम होता है। ये टोटल टाइम हो जाएगा और टोटल डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से सम करके, तो उसका रेशियो निकालेंगे, तो एवरेज अंडर रूट GH/2 हो जाएगा 1+e² का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला है एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ से चला और सीधे फाइनली आगे यहाँ ग्राउंड पे रुक जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो h बाई क्या कर देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कर देंगे, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो टोटल टाइम है अंडर रूट 2h/g है इंटू 1+e/1 - e दिया हुआ है, तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 2-3 बार देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा कि डायरेक्टली क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, डेरिवेशन करने का टाइम नहीं होता है, इसलिए हम बताए नहीं है। और डायरेक्टली इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना है और एकदम सिंपल तरीके से नॉर्मल जो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको रेफरेंस लेते हुए इस इक्वेशन को भी आप याद कर सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ऑब्लिक कोलिजन। देखिए ऑब्लिक कोलिजन में क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपका जो इक्वेशन होगा, यहाँ सबसे पहले लाइन ऑफ मोशन होगा वो अलग हो जाएगा। आफ्टर कोलिजन किसी और डायरेक्शन में चल रहा है, बिफोर कोलिजन किसी और डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन होगा, पहले मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होता है ना, इनिशियल इक्वल्स टू कितना होता है फाइनल, लेकिन यहाँ मोमेंटम 2 डायरेक्शन में है। यहाँ पे पहला जैसे एक्स डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, m1 u1 हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा, m2 u2 हो जाएगा। और पहले वाले का कितना हो जा रहा है, m1 v1 हो जा रहा है और ये कितना हो जा रहा है, cos थीटा हो जा रहा है। और दूसरा कितना हो जाएगा, m2 v2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, ये किधर की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है वाई डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो वाई डायरेक्शन में पहले कितना है, 0 दिया है ना, और बाद में कितना है, पहला वाला तो ऊपर जा रहा है, m1 v1 कितना होगा sin थीटा, और दूसरा वाला नीचे जा रहा है, m2 v2 कितना जा रहा है, sin फाई जा रहा है। और थर्ड लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा, इनिशियल हो जाएगा। इलास्टिक अगर कंसीडर करते हैं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाफ m1 e1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, हाफ m2 u2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा किसका वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन का इक्वेशन हो गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब जब ये सारी चीज़ें होती है तो इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसमें छोटा सा बात याद रखना है। इसमें बात याद ये रखना है कि इफ़ m1 इज इक्वल्स टू m2, दोनों मास आइडेंटिकल हो, कोलिजन कैसा हो, कोलिजन हो जाए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाए। यहाँ पे पहली बात तो याद रखनी है। और साथ ही साथ जो दिया है दूसरा वाला मास स्टेशनरी है, तो U2 कैसा है, रेस्ट में दिया है। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट दिया है ना, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री में मोशन करना शुरू करते हैं। बात याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन सा पॉइंट है कि अगर दो आइडेंटिकल मास के बीच में कैसा कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। और लेकिन साथ में जो कोलिजन दिया है कैसा है, ऑब्लिक दिया है, तो ये दोनों के दोनों मास एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करेंगे। कभी कभी देता है कि एक का एंगल दिया, दूसरे का बताइए कितना हो जाएगा, तो दोनों का सम 90 डिग्री होता है। 90 में से एक को माइनस करेंगे तो जो बचेगा एंगल क्या हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा। तो दो ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में कोलिजन हो रहा है, कोलिजन कैसा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दिया और दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एंगल दिया एक्स दिया, एक्स से दोनों का एंगल बनेगा, उसका सम 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है छोटा सा कि बॉडी है जिसका मास 2 kg है, मेक्स इलास्टिक कोलिजन विथ अनदर बॉडी एट रेस्ट एंड कंटिन्यू टू मूव इन इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन विथ 1/4 ऑफ इट्स वेलोसिटी। जैसे ये मास मान लिया कितना हो गया, m1 है और ये स्पीड कितना हो जा रहा है, इसका u हो जा रहा है। दूसरा मास कितना है, mb दिया हुआ है और इसका कितना दिया हुआ है, ub का वैल्यू 0 दिया है। इसके बीच में जो कोलिजन हो गया तो पहले वाले का स्पीड कितना हो जा रहा है, तो ये दिया हुआ कंटिन्यू टू मूव इन द डायरेक्शन विद 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल, मतलब u/4 हो जाएगा ना ma का वैल्यू। ये कहानी हो गया आफ्टर कोलिजन का हो जाएगा। तो देखिए va की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा ma हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, mb हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा ma, प्लस में कितना हो गया mb, इंटू इसका स्पीड हो गया ua, प्लस में क्या हो जाएगा 2mb हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ma प्लस में mb हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ub। क्योंकि दूसरा वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ub 0 दिया हुआ है। va का बात करेंगे तो ये कितना दिया है, u/4 दिया है। ma का वैल्यू दिया 2 kg है और mb का वैल्यू हमको पता नहीं है, इसमें नहीं मालूम है। और यहाँ पे नीचे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ma का वैल्यू कितना दिया है मेरा, तो ma का वैल्यू दिया है मेरा 2 kg दिया हुआ है, और प्लस में कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा आपका mb हो जाएगा,
और इंटू कितना हो जाएगा u हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर दो तो लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस एम बी इज इक्वल्स टू 4 टू जा 8 माइनस कितना हो जाएगा 4 एम बी हो जाएगा। 4 एम बी और एम बी कितना हो जाएगा 5 एम बी हो जाएगा और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास लिखेंगे एम बी तो वैल्यू कितना होगा 6/5 हो जाएगा, मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा 1.2 kg होगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1.2 kg। क्लियर है। चलो अगला पॉइंट है, बोला है कि बॉडी है 2 kg मास हैविंग वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद द मास 1 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक ऑब्जेक्ट दिया है, इसका मास कितना दिया है 2 kg दिया है और मूव कितना से कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से कर रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना दिया है, इसका मास दिया 1 kg है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड ऐसा दिया हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में। ये कहानी कब का है, ये कहानी दिया है बिफोर कोलिजन दिया है, मतलब अभी कोलिजन यहाँ पे नहीं हुआ है। आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉडीज स्टिक टुगेदर, मतलब ये दोनों का दोनों जो मास हो जाएगा, मतलब कौन कौन सा मास होगा 2 kg का मास हो गया और साथ ही साथ कैसा kg का मास हो गया, ये दिया हुआ है 1 kg का मास हो गया और साथ मूव कर गया तो इसका वेलोसिटी मान लीजिए v हो गया। कॉमन वेलोसिटी बताना है। तो किसी भी तरह का कोलिजन होता है उसमें इनिशियल मोमेंटम का वैल्यू और फाइनल मोमेंटम का जो वैल्यू होता है वो कैसा होता है, ये इक्वल हो जाता है। जब ये इक्वल हो जाएगा तब मास 2 kg है, जा रहा है कितना से 3 से जा रहा है और मास 4 kg आ रहा है 1 से, लेकिन ध्यान रखिएगा डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पे साइन कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो मास 1 इंटू कितना हो जाएगा 4 ना हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो गया राइट की तरफ, माइनस कितना हो जाएगा 1 इंटू 4 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू मास कितना हो गया 2 + 1 हो गया, टोटल मास इंटू स्पीड कितना हो गया भी 3 2 जा 6 माइनस हो जाएगा 4 और 2 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू भी ना हो जाएगा तो 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 भी। तो यहाँ से v का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 2/3 मीटर पर सेकेंड। देख सकते हैं आप कितना आसान सवाल है। यहाँ पे क्या किया हमने कि बिफोर कोलिजन जा रहा था 2 kg का मास 3 मीटर पर सेकेंड से और एक 1 kg का मास था वो 4 मीटर पर सेकेंड से अपोजिट डायरेक्शन में था, तो मोमेंटम में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 4 और दोनों का मास 2 kg और 1 kg साथ में स्टिक कर गया, वेलोसिटी भी हुआ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा कोलिजन में लग जाता है क्योंकि हेड ऑन कोलिजन दिया हुआ है और यहाँ से फाइनल वेलोसिटी है ये मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी 5i एंड कोलाइड हेड ऑन विद अनदर पार्टिकल 3 kg मूविंग विद वेलोसिटी -2i। मतलब इसका क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि एक जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसका मास कितना दिया है 2 kg, आई का मतलब क्या होगा राइट की तरफ जा रहा है कितना स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड से। अनदर पार्टिकल है इसका मास कितना दिया है 3 kg दिया है, मूविंग विद वेलोसिटी कितना है तो ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ठीक है। आफ्टर कोलिजन मास इतना kg, कोलाइड हेड ऑन विथ अनदर, हेड ऑन कोलिजन कर रहा है। फर्स्ट पार्टिकल हैज द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव डायरेक्शन। फर्स्ट पार्टिकल का मतलब कितना हो गया, ये वैल्यू हो गया 2 kg है और 2 kg जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो गया 1.5 मीटर पर सेकेंड और दूसरा मास कितना kg है तो दूसरा मास दिया है 3 kg दिया है, एक 2 kg है दूसरा 3 kg, इसका स्पीड हमको नहीं पता है कितना जा रहा है भी लगा दिया। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर द कोलिजन, देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहला वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हो जाता है एक्सटर्नल फोर्स तो पूरे सिस्टम पे लगता नहीं है, तो ये नहीं लगता है तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होता है ये होता है विल नॉट चेंज। ये क्या हो जाएगा विल नॉट चेंज, ये नहीं बदलेगा। मतलब जो पहले सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी था वही क्या हो जाएगा बाद में, क्योंकि बाहर से फोर्स नहीं लगा है। और पहले सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो 2 kg का मास है राइट में जा रहा है तो 5 है और 3 kg का मास है लेफ्ट में आ रहा है तो 3 इंटू 2 m1v1 प्लस m2 v2 बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 कर देंगे 2 kg मास प्लस 3 kg मास। देखो सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2। m1 2 kg है राइट में जा रहा है 5 और m2 का मास कितना 3 kg है लेफ्ट में जा रहा है 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे क्या कर देंगे m1 प्लस m2 तो कितना वैल्यू हो गया 5 2 जा 10 हो गया माइनस 3 2 जा 6 हो गया 3 प्लस 2 5 हो गया, 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5, तो वैल्यू कितना हो गया पहला 4/5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। 2 kg का मास राइट में जा रहा है 3 kg का लेफ्ट में आ रहा था 10 माइनस 6 हो जाएगा, नीचे कितना होगा 2 प्लस 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है 4/5 मीटर पर सेकेंड। ये तो पहला पार्ट का हो गया, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था क्योंकि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज ही नहीं करेगा ना, जितना है उतना ही रह जाएगा। दूसरा वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल आफ्टर कोलिजन करना है, तो सेकंड पार्टिकल का कोलिजन के बाद बताना है तो सीधा लगाएंगे v इनिशियल बराबर कितना हो जाता है v फाइनल। इनिशियली कितना दिया है 2 kg का मास है जा रहा है राइट की तरफ तो 5 हो जाएगा और दूसरा वाला कितना है 3 kg का मास है लेफ्ट में जा रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m1v1 प्लस m2 u2। राइट बाद में जा रहा है कि 2 kg का मास जा रहा है लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट तो नेगेटिव ले लिया तो माइनस हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा 3 भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो 3 भी बराबर कितना हो जाएगा 2 से 5 में करोगे 10, 3 से 2 करोगे 6 और इधर जाके कितना हो जाएगा 16 दूना 32 मतलब 3.2 हो जाएगा। तो 10 में 6 गया 4 प्लस कितना हो जाएगा 3.2
टू, तो कितना हो जाएगा 7.2 ना हो जाएगा, तो भी का वैल्यू हो जाएगा 7.2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2.4 होगा, 24×3 = 72 होता है, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड। और पॉजिटिव इसका वैल्यू है, इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो किधर चल रहा है, तो ऑब्जेक्ट आपका राइट डायरेक्शन में चल रहा है, लेफ्ट की तरफ नहीं चल रहा है, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। ऑप्शन नंबर 3 दिया, ई का वैल्यू कितना हो जाता है, ई का वैल्यू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाता है डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाता है। सेपरेशन की बात करेंगे तो सेपरेशन में कितना हो जा रहा है, ये जा रहा है राइट की तरफ, इसका वेलोसिटी 2.4 है, लेफ्ट की तरफ है, तो सेपरेशन में अपोजिट डायरेक्शन में तो जुट जाएगा ना, 2.4 प्लस कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। और अप्रोच की बात करेंगे, अप्रोच में भी अपोजिट चल रहा है, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। सेपरेशन बाई अप्रोच होता है, कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ई का वैल्यू हो जाता है किसी भी कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो बाद में क्या है, अपोजिट में चल रहा है तो दोनों जुड़ जाएगा 2.4 और 1.6, और जो कोलिजन के पहले भी 5 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड अपोजिट में है, तो 2 1 3 हो जाएगा 6 4 10, तो 2 1 3 1 कितना होगा 4 हो जाएगा, नीचे 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू हो जाएगा, जिसको हमने कैलकुलेट कर लिया बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये था हमारा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज था। ये हमारा नीट 22 के लिए एकदम ज़बरदस्त रिवीजन चल रहा है, हर रोज़ एकदम धमाकेदार टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा, जो आपका नीट 2022 में बेहतरीन स्कोर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। और ये एकदम ज़बरदस्त रिवीजन चलेगा टिल योर नीट एग्जाम। तो अगर आपको ये सारी कंटेंट अच्छी लगती है देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्टडी रिलेटेड स्टफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय।